everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Preeti Singh, your educator, and today we are going to study World Economic Outlook Report 2020 for your upcoming UPSC prelims as well as mains examination. The PDF of this lecture will be uploaded on our Telegram channel Simplifying UPSC with Ease and the link is given below in the description box. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2020। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है और इसका मकसद क्या है, मतलब इसमें जो ये पब्लिश किया जाता है इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है और किस चीज़ पे फोकस करते हैं। तो बेसिकली जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है ये हर साल इकोनॉमिक मॉनेटरी फंड के द्वारा साल में 2 बार पब्लिश किया जाता है। एक पहला मंथ जो होता है वो अप्रैल में और दूसरा जो मंथ होता है वो अक्टूबर में। कभी कभी ऐसा भी होता है जून या जुलाई में अपडेटेड वर्जन आ जाता है अप्रैल का और जनवरी में अपडेटेड वर्जन आता है हमारा अक्टूबर का। तो ये जो हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है ये पूरा ओवरव्यू देता है कि वर्ल्ड इकोनॉमी का ओवरव्यू देता है और ये कुछ ऐसे चीज़ों को कंसिडर करता है जिसके वजह से जो भी इंडस्ट्रियल कंट्रीज है या डेवलपिंग कंट्रीज है या अदर हमारे यहाँ इमर्जिंग मार्केट्स है उनको वो इशू जो अफेक्ट कर रहा है। जैसे अगर हम लोग 2020 का रिपोर्ट ले लें तो इस बार का जो हमारा फोकस रहा वही ज़्यादा फोकस करते थे कि कैसे जो कोरोना वायरस है कोविड-19 ये पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को अफेक्ट किया है डिफरेंट कंट्रीज़ को। तो इस बार का जो हमारा रिपोर्ट है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज़ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2020। इस बार का जो हमारा रिपोर्ट था पहली बार हमारा कब पब्लिश हुआ था, अप्रैल में, और दूसरा जो रिपोर्ट पब्लिश हुआ था अक्टूबर में हुआ था, अक्टूबर 2020 में। तो ये दोनों जो रिपोर्ट थे बेसिकली इन दोनों का फोकस कहाँ पे था, इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस दैट लेड इकोनॉमिक स्लो डाउन एंड फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। मतलब इनका फोकस इसी पे था कि कैसे कोरोना वायरस जो है इकोनॉमिक स्लो डाउन किया है और कैसे वो फ्यूचर ग्रोथ रेट जो है उसको अफेक्ट करेगा। और इस बार का जो टाइटल था 2020 का वो क्या था, लॉन्ग एंड डिफिकल्ट एसेंस, दैट वाज द टॉपिक ऑफ 2020। ओके, तो हम लोग अब बात करते हैं कि वही जो इस बार का रिपोर्ट आया उसके क्या क्या की पॉइंट्स थे और उन्होंने क्या क्या बताया। सबसे पहले इस बार की जो रिपोर्ट थी 2020 की, उन्होंने अगर हम लोग अक्टूबर की बात करें तो उनका यही मानना था कि ग्लोबल ग्रोथ रेट जो है 4.4 से वो कंट्रैक्ट हुआ है। मतलब इस बार की जो ग्रोथ रेट है वो निगेटिव में है, -4.4 थी 2020 में। बट उन्होंने ये भी बताया है कि अगेन इन 2021 हमारा जो ग्रोथ रेट होगा पूरे ग्लोबल पूरे वर्ल्ड की वो 5.2 से होगा, मतलब पॉजिटिव ग्रोथ रेट होगा। वहीं अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का जो उनका बताया गया है कि पूरा इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो इस बार ड्यू टू पैंडेमिक हमारे यहाँ ग्रोथ रेट -10.3 से हुआ है। मतलब हमारे यहाँ ग्रोथ रेट कंट्रैक्ट हुआ है, निगेटिव में गया है 2020 में। बट अगेन वो यही बात बोले कि फिर अगली बार यानी 2021 में हमारे यहाँ दैट इज़ इंडिया जो है अगली बार इसका ग्रोथ रेट पॉजिटिव में होगा, दैट इज़ बाई 8.8%। बट इसके लिए जो हमारा न्यू दिल्ली है उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा बहुत सारे फील्ड्स में। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने ये भी बताया है कि हमारे यहाँ जो कोविड-19 की वजह से मतलब स्पेशली इंडिया में सप्लाई एंड डिमांड कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा है डिस्टर्ब हुआ है। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स है जिसकी वजह से सप्लाई एंड डिमांड जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है कंट्री में। बट एक चीज़ हमें यही याद रखना है कि इस बार का जो रिपोर्ट आया था उसमें ये रिपोर्ट आया है कि पूरे कंट्रीज जो है चाहे वो एडवांस कंट्रीज हो या इमर्जिंग कंट्रीज हो सबका ग्रोथ रेट निगेटिव में रहा है एक्सेप्ट चाइना। मतलब चाइना का जो इस बार का ग्रोथ रेट रहा है वो +1.9% रहा है। और अभी आप देख सकते हैं कि जो ग्लोबल की एवरेज ग्रोथ रेट है वो -4.4% रहा था। अभी फिर से उन्होंने ये भी बताया कि हमारे यहाँ अगली बार 2021 में अगर हमारा ग्रोथ रेट 8.8 से हो रहा है तो वहीं हमारे बगल में दैट इज़ चाइना उसका ग्रोथ रेट जो होगा वो 8.2% होगा। मतलब हम लोग का जो ग्रोथ रेट होगा 2021 में ऑलमोस्ट चाइना से आगे होगा। बस हम लोग ये एज्यूम करके चल रहे हैं, हमें यहाँ तक अनुमान है। तो वहीं अब हम लोग एक बार सिनेरियो में देख लेते हैं कि पूरे वर्ल्ड का जो इस बार का हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट आया है उसका ओवरव्यू जान लेते हैं कि कैसे पूरे वर्ल्ड या एडवांस्ड इकोनॉमी जो है या वर्ल्ड इकोनॉमी जो है उनका क्या क्या सिनेरियो रहा है। अगर हम लोग 3 बार का ले लेते हैं, पहला 2019, 2020 और 2021 का, तो हमें पता चलेगा कि किस तरह से जो ग्रोथ रेट है वो अफेक्ट हो रहा है। सबसे पहले हम लोग पूरे वर्ल्ड की ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो 2000 में कितना था, 2.8 था। बट वहीं 2020 में पूरे वर्ल्ड की जो ग्रोथ रेट रही है वो माइनस में रही है, दैट इज़ -4.2, और 2021 में कितना रहा है 5.2 से। अब बात करते हैं जो एडवांस्ड इकोनॉमीज़ हैं और जो इमर्जिंग मार्केट्स या डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं उनका क्या सिनेरियो रहा है। तो वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमारे एडवांस्ड इकोनॉमीज़ थी उनका ग्रोथ रेट कितना रहा है, 1.7 से रहा था 2019 में। बट अगेन इन 2020 यहाँ पे भी हमें 5.8 दैट इज़ निगेटिव से दिखा, और
2021 में हमें अनुमान है कि जो भी एडवांस्ड इकोनॉमीज है जैसे यूएसए, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ये सारी जो कंट्रीज है वहाँ पे 2021 में जो ग्रोथ रेट होगा वो 3.9 से होगा। बट अगेन आप देखते हैं जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है वहाँ पे 2019 में ग्रोथ रेट कितना था, 3.7 था। मतलब हमारे एडवांस्ड इकोनॉमीज से बहुत ही आगे थे, हम लोग का ग्रोथ रेट काफ़ी हद तक अच्छा था। जैसे कि चाइना, इंडिया, रशिया, ये सारी जो कंट्रीज है ये हमारे डेवलपिंग इकोनॉमीज में आती है। बट हमें एक चीज़ दिखा है कि जो 2021 में जो 2020 में ग्रोथ रेट रहा है जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है उसका -3.3 रहा है, और हमें अनुमान है कि 2021 में जो इकोनॉमी जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है पॉजिटिव ग्रोथ रेट होगा, दैट इज बाई 6.0 से होगा ग्रोथ रेट। अब इमर्जिंग और डेवलपिंग कंट्रीज में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, चाइना एंड इंडिया। इन दोनों के बारे में देखते हैं। चाइना का आप देखेंगे कि इस बार 2020 में पॉजिटिव रहा, अभी मैंने आपको बताया, और एक बार हम लोग आगे भी कंपेयर करेंगे। बट इंडिया का जो इस बार का ग्रोथ रहा है सबसे मतलब बहुत वर्स्ट रहा है, -10.3 रहा है। यहाँ पे इटली और स्पेन का रहा था -10.6 और -12.8, और उसके बाद से आप चाइना का देख सकते हैं कि बहुत ही कम रहा है। बट अगेन एक पॉजिटिव चीज़ क्या है कि अगली बार हमारा ग्रोथ रेट 8.8 से होगा एज कम्पेयर टू चाइना। चाइना का जो 8.2 होगा ग्रोथ रेट, और हमारे यहाँ जो ग्रोथ रेट होगा वो 8.8 से होगा। यहाँ पे अभी अब बात करें जो हमारे ब्रिक्स कंट्रीज है वहाँ पे हमें पता चलेगा कि हमारे यहाँ जो ग्रोथ मतलब जो हमारा इस बार का ग्रोथ रेट रहा है 2020 में बहुत ही निगेटिव रहा है सारे कंट्रीज को। ब्रिक्स में जितनी भी कंट्रीज आती हैं, इंडिया का कितना इस बार का था -10.3। वहीं ब्राज़ील, रशिया, चाइना या साउथ अफ्रीका है वहाँ पे देखेंगे तो उतनी ज़्यादा निगेटिव में नहीं गई थी। बट एक और चीज़ पॉजिटिव है यहाँ पे कि जो ये सब कंट्रीज़ है इनका उतना ज़्यादा ग्रोथ रेट 2021 में नहीं होगा जितना हमारा होगा। हमारा 8.8 से होगा। वैसे ब्राज़ील की बात करें तो 2.8 से होगा। या बाकी जो कंट्रीज़ है आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब एक और चीज़ देख लेते हैं कि पूरा जो हमारा एडवांस्ड इकोनॉमी है, ग्लोबल इकोनॉमी है, या जो इमर्जिंग या डेवलपिंग इकोनॉमीज है उनका क्या सिनेरियो रहा है। तो यहाँ पे आपको देखने के बाद एक पता चलेगा कि 20 वहीं आपको जो मैंने बताया कि 2020 में 2029 में वो चार्ट पूरा यहाँ पे दिया रहेगा कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस में पड़ा है, 2021 में पड़ा है। जो एडवांस्ड इकोनॉमीज है वहाँ पे 2020 में बहुत ज़्यादा ही निगेटिव में इम्पैक्ट पड़ा है 8.0 से। वहीं आप इमर्जिंग की बात लें तो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है, -3.0 से इफेक्ट पड़ा है। अब हम लोग पूरे बात करते हैं जो इसका इफेक्ट क्या क्या पड़ा है पूरे वर्ल्ड में, उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर इम्पैक्ट की बात करें तो एडवांस में भी पड़ा है, या फिर जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है उन सब में भी पड़ा है। तो एडवांस्ड इकोनॉमीज जो है वो तो बाद में जाके उनका ठीक हो सकता है, बट अभी भी जो हमारे यहाँ डेवलप्ड इकोनॉमी है या डेवलपिंग इकोनॉमीज है या इमर्जिंग मार्केट्स हैं वो अभी भी इनसे अनसिक्योर क्यों फील कर रही है। इसका रीज़न सबसे बड़ा क्या है, वो सारे रीजन हम लोग देखते हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि पैंडेमिक जो है अभी भी स्टिल कंटिन्यूज है इन सारी एरियाज़ में। अभी भी चाइना, इंडिया, रशिया, ये सारी जो कंट्रीज़ है पैंडेमिक ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि इसकी वजह से अभी भी दे आर अनसिक्योर्ड। और हमें चांसेस है कि अभी भी हो सकता है कि जो हमारा गोल है कि शायद 2021 में पॉजिटिव में जाएंगे तो उतना पॉजिटिव ना जा पाए, क्योंकि पैंडेमिक जो है स्टिल इट इज़ कंटिन्यू। दूसरा क्या, द हेल्थ सिस्टम इन दिस एरियाज आर बीइंग ओवरवेल्म्ड विद द राइजिंग नंबर ऑफ केसेज। देख रहे हैं केसेस कितने बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो हेल्थ सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। तीसरा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो टूरिज्म है वो बहुत ज़्यादा ही अफेक्ट हुआ है ड्यू टू कोविड-19। और ये जो है हमें पता है टूरिज्म जो है ये किसी भी इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट है और इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ज़्यादा ही हेल्प करता है। बट कोरोना वायरस की वजह से टूरिज्म प्लेस बंद हो गए हैं, तो उसकी वजह से टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो नहीं हो पाएगा। साथ साथ जो भी मार्जिन बोल सकते हैं इमर्जिंग मार्केट्स थी या डेवलपिंग कंट्रीज थी वो किस पे डिपेंड होती थी, एक्सटर्नल फाइनेंस पे, जैसे कि इंक्लूडिंग रेमिटेंसेस। बट अभी कोरोना वायरस की वजह से इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग कंट्रीज को इफेक्ट हो रहा है। तो इन सब रीजन्स की वजह से ही जो हमारी इमर्जिंग या डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनको सारी प्रॉब्लम्स अभी भी दे आर फीलिंग अनसिक्योर। दूसरा जो इफेक्ट देखते हैं वो देखते हैं कि कैसे सप्लाई एंड डिमांड पे वो लोग अफेक्ट डालें, और वो जो अफेक्ट डालें उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है। अगर हम लोग सप्लाई की तरफ देखते हैं, सप्लाई डिस्ट्रप्शन की तरफ, तो हमें पता चलता है कि ये सारे जो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पूरे कंट्रीज़ में स्पेशली इंडिया में बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखाई दिया है, या फिर पूरे ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा दिखाई दिया है। सबसे बड़ा रीज़न बात करें तो इन्फेक्शन फ्लोइंग कोरोना वायरस, दूसरा क्या रिडक्शन इन लेबर सप्लाई, थर्ड इज लॉकडाउन, फोर्थ इज बिजनेस क्लोजर्स, एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सोशल डिस्टेंसिंग, जिसकी वजह से सप्लाई चेन जो है बहुत ज़्यादा ही इम्बैलेंस हो गया है। वहीं आप अगर डिमांड डिस्ट्रप्शन के देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि दो रीजन से जिसकी वजह से डिमांड जो है वो अफेक्ट हुआ है। पहला है ले ऑफ, और दूसरा जो हुआ है लॉस ऑफ इनकम ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट एंड मॉर्बिडिलिटी ऑफ क्वारंटीन। इन सब की वजह से जो हमें है क्वारंटाइंस की वजह से बहुत ज़्यादा हमें इफेक्ट दिखा है, जो इनकम्स में लॉस हुए हैं।
ये तो हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखा है। पहला सप्लाई एंड डिमांड सीन्स पे, और दूसरा जो था वो था कि कैसे अभी इमर्जिंग मार्केट्स और डेवलपिंग इकोनॉमीज जो है दे आर स्टिल फीलिंग अनसिक्योर्ड। और कुछ हम लोग की पॉइंट्स देख लेते हैं इस रिपोर्ट के बारे में, जो ये रिपोर्ट आया है। तो ये रिपोर्ट जो है ये इन्होंने ये बताया है कि ऑलमोस्ट 90 मिलियन जो पीपल हैं दे आर एक्सपेक्टेड टू फॉल इनटू एक्सट्रीम डेप्रिवेशन इन 2020। ये बहुत ही निगेटिव में हमें दिखाई दे रहा है कि 90 मिलियन जो लोग हैं वो लोग अभी भी एक्सट्रीम डेप्रिवेशन में जाने की बहुत ज़्यादा चांसेस थे 2020 में। साथ साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि जितनी भी चाहे एडवांस्ड इकोनॉमीज हो या इमर्जिंग इकोनॉमीज हो, दे आर स्टिल रिमेनिंग बिलो 2019 लेवल। उनका जो ग्लोबल ग्रोथ रेट रहा था वो, बट एक ऐसी कंट्री थी जो जिसका जो रिमेन मतलब बात करें उसकी जो आउटपुट मिली है या जो उसका रिपोर्ट आया है वो अलग ही रहा है, दैट इज़ द चाइना। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि उसका ग्रोथ रेट इस बार भी पॉजिटिव में रहा था। दूसरा क्या, जो मैन्युफैक्चरिंग लेड इकोनॉमीज है वहाँ पे हमें देखे हैं कि दे विल बी बेटर रिकवरिंग, वाइल जो अदर है जो कि ऑयल एक्सपोर्ट्स करती हैं या जो कॉन्ट्रैक्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है वहाँ पे थोड़ा बहुत वहाँ पे इफेक्ट ज़्यादा दिखाई देगा। दूसरा क्या, हमें अनइवन रिकवरी दिखाई दे रही है एडवांस्ड इकोनॉमी में एंड डेवलपिंग इकोनॉमी में 2021 में। साथ साथ में एक और भी चीज़ हमें दिखाई दिया है कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से जो लोगों की वो बहुत ज़्यादा ही अफेक्ट हुई है ड्यू टू कोविड-19। और हमें ये पता चला है कि ऑलमोस्ट 28 ट्रिलियन जो लोग हैं, 28 ट्रिलियन जो हमारा पूरा पैसा है बहुत ज़्यादा ही इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ही अफेक्ट हुआ है। तो ये हमारा है कि हम लोग क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं इन सबको रोकने के लिए, और बेसिकली वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट का क्या प्रपोजल रहा है। तो सबसे बड़ा आईएमएफ का ही मानना है, आईएमएफ का, कि अगर हम लोग इसको रोकना चाहते हैं जो नेगेटिव में हमारे यहाँ ग्रोथ रेट हो रहा है पूरे वर्ल्ड की, इसके लिए सबसे बड़ा हमें ये काम करना होगा कि जो भी हाउस होल्ड एंड फर्म्स हैं जो पैंडेमिक की वजह से अफेक्ट हुए हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। साथ साथ में फिजिकल सपोर्ट देना पड़ेगा टुवर्ड्स मोर ऑफ डायरेक्ट स्पेंडिंग एंड टैक्स रिलीफ मेजर्स। एंड ऑल्सो जो लोग लिक्विडिटी सपोर्ट मेजर्स और क्रेडिट गारंटीज की तरफ ज़्यादा फोकस थे उधर हमें थोड़ा लेस ध्यान देना पड़ेगा। और वहीं अगर हम बात करते हैं कि आखिर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का रिपोर्ट जो था उनका क्या प्रपोजल रहा है, तो उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट प्रपोजल यही दिया कि सबसे बड़ी चीज़ की हमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बहुत तेज़ी से बढ़ाना पड़ेगा। सारी कंट्रीज़ को एक साथ रह के काम करना पड़ेगा इस पेंडेमिक में, ताकि जो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो तेज़ी से हो। साथ साथ में जो हमारे यहाँ जो भी इकोनॉमिक डैमेज हुई है इनके लिए कुछ हमें हेल्प करना पड़ेगा। मतलब कि क्या, कि जो गवर्नमेंट्स हैं उनको इनकम सपोर्ट देना पड़ेगा थ्रू टारगेटेड कैश ट्रांसफर, बेस स्टडीज एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंसेज। साथ साथ में गवर्नमेंट की उस तरह से पॉलिसीज बनानी पड़ेगी जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इक्विटेबल हो, सस्टेनेबल हो और इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत तेज़ी से प्रमोट करे। और अगर हम लोग ये सारी स्टेप्स लेते हैं तो हम लोग जो भी प्रॉब्लम इशू दिखाई दे रहे हैं हमारे यहाँ ग्रोथ रेट में उसको काफ़ी हद तक सुधार सकते हैं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो या हर तरह से। हम लोग अपने यहाँ जीडीपी इंक्रीज कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड की जीडीपी काफ़ी अच्छे इंक्रीज होगी, साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा और हेल्थ पे भी ज़्यादा अच्छे से ध्यान होगा। क्योंकि अगर वैक्सीन है और पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज जो एक साथ मिलकर काम करेंगी तो काफ़ी हद तक सुधार होगा। तो ये पूरा हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के बारे में हो गया। आई होप यू ऑल गाइस अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच एवरीवन।